एवरीवन मोस्ट वेलकम। ये है अपना मॉडल पेपर नंबर 6 पॉलिटिकल साइंस और इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के, रिक्त स्थान के और अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और जल्दी से आप लोगों को बता देना है आंसर। जिसको जो जो आंसर आता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। पहला प्रश्न है कि निम्न में से बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं भाई। ऑप्शन 4 आपके सामने है, आपको बताना है बाल्टिक गणराज्य कौन से हैं। तो पहला है यूक्रेन, जॉर्जिया और रूस। ऑप्शन 2 है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ऑप्शन 3 है बेल्जियम, नॉर्वे और स्वीडन। एंड ऑप्शन डी है रोमानिया, बुल्गारिया और यूगोस्लाविया। तो देखते हैं किसका सही आंसर आ रहा है बच्चों। राइट आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो बच्चों है, हाँ, तो राइट आंसर बी है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये है बाल्टिक गणराज्य। 3 बाल्टिक गणराज्य हैं, ध्यान रखना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लातविया से याद आया, अगर बच्चों ज्योग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट है तो एक प्रश्न बनता है कि विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो वो है लातविया। यही लातविया या इसे लैटविया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्वी 10 एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है आसियान, और आपको बताना है इसका सदस्य कौन नहीं है। उत्तरी अमेरिका, इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम। तो भाई उत्तरी अमेरिका जो है ये इसका सदस्य नहीं है, ये तो बहुत दूर पड़ता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत तथा पाकिस्तान ने 1960 में किसकी मदद से सिंधु जल संधि की थी। सिंधु नदी जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इन 6 नदियां जो है सिंधु और इसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के ये इस पे हस्ताक्षर किए थे। तो मध्यस्थता किसकी थी ये बताना है आपको बच्चों कि भारत और पाकिस्तान ने 1960 में किसकी मदद से, यानी किसकी मध्यस्थता से, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, विश्व बैंक या फिर आसियान। तो आपको याद होगा बच्चों, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करी थी और यह समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो भारत की जो 6 नदियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर में से निकलती हैं और हिमालय से निकल करके फिर पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी नदी है सिंधु। उसके बाद सिंधु के बाद झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इसमें से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया है, 3 नदियों का पानी भारत के लिए जो है वो रखा गया है और उसका उपयोग भारत कर सकता है। तो ये समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ऐसे ही ऐसा एक नदी जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, जिसे फरक्का जल संधि समझौता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। बच्चों ये रोज हमने कई बार इस प्रश्न को किया है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है एंटोनियो गुटेरेस जो है वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना चेहरा जो है वो महासचिव होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5वां कि दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष कहां होते हैं। सबसे ज्यादा आपसी संघर्ष जो है वो कहां होते हैं। कुवैत में होते हैं, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं, या फिर पूर्वी तिमोर के इंडोनेशिया में होते हैं, या उत्तरी गोलार्ध के देशों में होते हैं। तो बच्चों अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है उसके दक्षिणवर्ती जो देश हैं निचले हिस्से में, उन देशों में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष जो होते हैं। सोमालिया और ये न जाने कितने ऐसे देश हैं जहां पे इस तरीके की चीजें चलती है। अगला है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया था। कब किया था क्योटो प्रोटोकॉल पर बच्चों? भारत ने ऑप्शन 97 में किए थे, 98 में किए थे, 2002 में किए थे या 2001 में किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2002 में भारत ने इस क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। क्योटो जापान का एक शहर है, जापान के क्योटो शहर में ये एक समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। जो ग्लोबलाइजेशन है, हम विश्व के हर कोने से जुड़ चुके हैं, इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इसका एक कई प्रकार के अच्छे प्रभाव भी हैं, कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नकारात्मक प्रभाव बताना है लेकिन वो भी सांस्कृतिक, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव भी अलग अलग है। जैसे बहुत आर्थिक नकारात्मक प्रभाव हो गया, राजनीतिक नकारात्मक प्रभाव हो गया, सांस्कृतिक हो गया। तो इसमें से सांस्कृतिक क्या है कि सांस्कृतिक समरूपता पैदा हुई, संस्कृति का परिष्कार हुआ, हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ा, या फिर सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा इसका सांस्कृतिक समरूपता।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? जब वर्ल्ड दो भागों में, विश्व दो भागों में, दो गुटों में बटा हुआ था, उसी दौरान एक तीसरा एक प्रकार का एक ऐसा एक मंच तैयार हुआ था जिसे हम गुट निरपेक्ष के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन एक है कि पंडित नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो या उपर्युक्त सभी। तो बच्चों ये उपर्युक्त सभी जो है नेता, इन्होंने मिलकर के, और इनके अलावा दो और थे, टोटल 5 जो राष्ट्र थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। इनका उद्देश्य था बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो जो भारत में इलेक्शंस हुए थे बच्चों 1951-52 में हुए थे, लेकिन भारत में इलेक्शंस जो हुए थे उसे हम 1952 के लोकसभा चुनाव कहते हैं, 1952 के प्रथम आम चुनाव कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब 1952, क्योंकि ज्यादातर इलेक्शंस 52 में हुए थे और रिजल्ट वगैरह और सरकार बनी थी, सब कुछ 52 में हुआ था। अगला प्रश्न है, समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है? आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण या उदारीकरण? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा आधुनिकीकरण, है ना। वर्तमान के समय को ये जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि 1965 में ताशकंद समझौता जिन दो देशों के मध्य हुआ था वो देश कौन कौन से हैं? 1965 में ताशकंद समझौता बच्चों, हालांकि ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, 1965 में नहीं हुआ था, 1966 में हुआ था। 1965 में युद्ध हुआ था। भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत चीन या भारत पाकिस्तान? तो राइट आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था बच्चों, और उसमें शास्त्री जी जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे उनका देहांत हुआ था इस समझौते में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में ताशकंद निम्न में से किसकी राजधानी है? तो ताशकंद बच्चों पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान या उज्बेकिस्तान? तो करेक्ट आंसर रहेगा उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और उस समय उज्बेकिस्तान जो है वो सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन एक है लाल डेंगा, ऑप्शन 2 है अंगामी जापू फिजो, ऑप्शन 3 है काजी लेंदुप दोरजी खामखप्पा, एंड तीसरा ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा लाल डेंगा जो है ये मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर थे, इसके संस्थापक थे, इसके नेता थे। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, नई आर्थिक नीति को अपनाते समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? भारत के वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर भारत के कौन थे? तो बच्चों भारत ने जब नई आर्थिक नीति अपनाई थी 1991-92 में, उस समय भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन इसका राइट रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है, नोआखाली या नोआखली अब जिस देश में है वह है? तो नोआखली जो है बच्चों देश आज़ाद हुआ था उस समय ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो फिलहाल ये बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप के कंप्लीट हुए, अब हम करेंगे यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि दक्षेस का प्रथम सम्मेलन हुआ था। दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई जो राष्ट्र हैं, 8 देश हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 8 देशों का संगठन है, और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था बच्चों ये ढाका में हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसका मुख्यालय कहें या सचिवालय कहें? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा कि इसका प्रथम सम्मेलन जो है वो ढाका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा रिक्त स्थान, सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। तो कौन सी सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है? परंपरागत सुरक्षा नीति या अपरंपरागत सुरक्षा नीति? तो सही जवाब है कि जो पारंपरिक या परंपरागत सुरक्षा नीति है उसका एक तत्व है शक्ति, मतलब इसके कई तत्व हैं, उसमें से एक तत्व है शक्ति संतुलन, परंपरागत सुरक्षा नीति का। नेक्स्ट है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ था। तो इसका गठन बच्चों 1975 में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन 1975। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन लोग मानते हैं? तो ये मानते हैं जो दक्षिणपंथी लोग हैं, वो कहते हैं कि मार्केट को जो है वो फ्री छोड़ दिया जाए, सरकार हस्तक्षेप नहीं करे, सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थव्यवस्था को खुली छोड़ देनी चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 1967 के चुनावों में की परिघटना सामने आई थी। 1967 के चुनाव में कौन सी परिघटना सामने आई थी बच्चों? गठबंधन की परिघटना सामने आई थी, क्योंकि उससे पहले जो है वो कांग्रेस सरकार बनाती रही थी, लेकिन ये ऐसी एक स्थिति बनी थी, तो उस समय क्षेत्रीय दल उभर चुके थे और स्थानीय दल उभरे थे, इसीलिए गठबंधन की स्थिति पैदा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर एक थी। तो 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या था? तो ये एक रियासत थी। जैसा कि भारत में खूब सारी रियासतें थी, 565 तकरीबन के आसपास रियासतें थी, और इसलिए जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति है। तो दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति कैसी है बच्चों? एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाली स्थिति है, क्योंकि दक्षिण एशियाई जो 8 राष्ट्र हैं उसमें सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अगर कोई है तो वो भारत है। और अगर आर्थिक रूप से और हर दृष्टि से भारत विश्व स्तर पर भी एक काफी एक शक्तिशाली राष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न, अब ये तो हो गए हमारे पूरे। तो अब देखो हमने ऑब्जेक्टिव कर दिए और इसके साथ साथ हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्न कर दिए, और अब हम करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है, अति लघुतरात्मक प्रश्न भी हम कर लेते हैं। बच्चों ये कंप्लीट जो सीरीज है ना 2000 प्रश्न है, और ये 2000 प्रश्नों की सीरीज पॉलिटिकल साइंस की, जैसे हिंदी की और हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य की हमारे ऐप में है, वहां पे पीडीएफ के रूप में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ ही साथ वहां पे उसकी वीडियो सीरीज भी मिलेगी। तो ये कंप्लीटली आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं कि एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज है ना, EDUCATION, एजुकेशन राइज। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और या फिर आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए। आप मुझे मैसेज करेंगे इस नंबर पे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। वो नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर कलर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। नंबर एक बार फिर से लिख देता हूं 9079622989। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे इस ऐप में हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सीरीज मिल जाएगी, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और नोट्स और सीरीज तो हम ओनली 11 रुपए में आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी सिर्फ 11 रुपए में। चलिए अब देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण कौन सा था? याद होगा 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि देश में कई प्रकार के सुधारों की नीति जो है वो शुरू करते हैं, कई प्रकार के सुधार करते हैं, और इसी के तहत सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण रहा था जो बाल्टिक गणराज्य थे, जो यूक्रेन, जॉर्जिया और रूस जैसे विभिन्न गणराज्य थे, उसमें राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उभार हुआ था। और ये उभार होने का कारण ही था गोर्बाचोव की नीतियां, क्योंकि उन्होंने जो सुधार की नीतियां अपनाई थी उसका कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है साफ्टा का पूरा नाम लिखिए। आपको याद होगा दक्षिण एशियाई जो 8 राष्ट्र है, इन्होंने मिलकर के व्यापार के लिए एक समझौता किया है, फ्री ट्रेड समझौता, तो उसको साफ्टा कहते हैं। और इसका पूरा नाम होता है बच्चों, अगर इंग्लिश में बात करें तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मतलब दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच में व्यापार का एक स्वतंत्र क्षेत्र। और अगर हिंदी में हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। तो यह है साफ्टा। ठीक है, अगला आतंकवाद से क्या अभिप्राय है? आतंकवाद हम किसे कहेंगे? तो बच्चों कि आतंकवाद से अभिप्राय है राजनीतिक हिंसा जिसका निशाना नागरिक होते हैं ताकि समाज में दहशत पैदा की जा सके। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक राजनीतिक हिंसा होती है। साम्राज्यवाद से क्या आशय है? आपको याद होगा जैसे कई साम्राज्यवादी ताकतें होती है जो दूसरे राष्ट्र की संपत्ति को हथियाने के लिए अनेक प्रकार की चीजें अपनाते हैं। तो जब कोई एक देश अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? अभी हमने पहले भी बात करी थी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए थे। क्योटो जापान का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत के किस धार्मिक गुरु ने भारत में कब शरण ली? तो तिब्बत के जो दलाई लामा है, बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, तो
तो इस दलाई लामा ने, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत में शरण ली थी। तब से वो अभी भी भारत में है और यहीं से वो अपनी सरकार चलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, इसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, औद्योगिक स्थापना पर जोर दिया गया था। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1971 में कांग्रेस आर का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो कांग्रेस आर का नेतृत्व बच्चों इंदिरा गांधी ने किया था। उस समय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अंगमी जापू फिजो किसकी आजादी के लिए आंदोलन के नेता थे? तो ये नागालैंड की आजादी के आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार कौन थे? तो राजीव गांधी जब दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान वहां पे थे, तो राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार जो है वो लिट्टे से जुड़े हुए श्रीलंकाई तमिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है और इसी के साथ बच्चों हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसका जो अगला भाग है, नेक्स्ट भाग है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। और अभी इसके बाद में हमारी इंग्लिश की क्लास होगी, इससे पहले हिस्ट्री की क्लास हुई है। और मॉर्निंग में हमारी दो क्लासें होती है, हिंदी कंपलसरी 6 बजे और हिंदी साहित्य 7 बजे। हम इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारी ये सीरीज आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।